दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जोक्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उन एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो 2023 का जो प्रीलिम्स है, जिसकी डेट 23 जुलाई रखी गई है, उन लोगों के लिए। तो अब यहाँ पे एक बात तो मैं ये समझनी है कि जो ये जो डेट थी 23 जो रखी गई है, ये बिल्कुल एक जल्दी से हुआ है, ये अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा कोई सोच नहीं रहा था। ये सभी ये लग रहा था कि शायद अगस्त में या सितंबर में पेपर होगा। तो बट चलो कोई बात नहीं, पेपर इसी टाइम होना था तो इसी टाइम हो गया हुआ है। तो आप लोगों को भी इसी को सच्चाई मान के अपनी तैयारी करनी है। और जो आपका जो टाइम है, जो आपकी एनर्जी है, तो अब इस बात पे सोच के नहीं चलना चाहिए कि हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिला, हमें टेस्ट सीरीज करनी थी, हमें रिवीजन करना था, तो ये सारा अब कुछ नहीं होने वाला। तो अब सीधी बात यह है कि आपको लड़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और किसी न किसी तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो ये डेट है, ये सभी के लिए है। तो जो आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट जो ध्यान में रखना है, तो जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो ये डेट निकली है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए है। और एक कंपटीशन है और सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे है, वहीं से सभी को टेक ऑफ करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर इतना टाइम हमारे पास अभी है, 1.5 महीना है अभी, तो भी इसमें बहुत कुछ हो सकता है, अच्छी तैयारी हो सकती है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारे इस तरह की जो बातें होती हैं, जो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो हमें उन पे ही फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हमें साइड करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग अननेसेसरी की डिस्कशन में, अननेसेसरी की ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, तो समय निकलता जाएगा। तो हमारे कंट्रोल में क्या चीज़ है कि हमको अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से बनानी है। तो उस स्ट्रेटजी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको लगे थोड़ी हेल्प करे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अपने तरीके से भी आप कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वैसे, पर चलो ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि कहीं मेरी आपको हेल्प हो जाए, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो मुझे लगता है कि इस टाइम आपकी जो सिचुएशन है एक, वो इस तरह की है कि पढ़ने को खूब सारा है और टाइम कम है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, एक बारी आपको अपना जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। तो पहले पार्ट में आप वो टॉपिक रखो, वो सब्जेक्ट रखो जिनको पढ़ने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो आपने उसके ऊपर, मुझे लगता है कि सभी लोग 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, एंड के लिए कोई नहीं रखता उस चीज़ को। अब जैसे ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी है, तो अब उसके जो कंसेप्ट है वो आपके बने हुए हैं। अब बना हुआ क्या होगा कि जैसे साइक्लोन्स क्या है, या एलनिनो क्या है, लालिनो क्या है, क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है। तो इसको अगर इतना ज़्यादा रिवाइज नहीं भी किया जाए तो भी चल जाता है काम, क्योंकि वो जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो आपके सामने वो आंसर दिख जाएगा, क्योंकि वो कंसेप्चुअल बेस्ड है। हाँ, बट इतना ज़रूर हो सकता है कि उसमें जो करंट चीज़ें हैं वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। अब जैसे एक बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट है कि अर्थक्वेक कैसे आती है। तो अर्थक्वेक आने का जो फिनोमेना है, वो तो अगर जिसने सही से पढ़ा होगा, अगर उसको 2 साल के बाद भी वो वो वाला कंसेप्ट अगर समझना पड़े, कहीं देखिए उसके बेस पर क्वेश्चन करना पड़े, तो भी हो जाता है। हाँ, बट ये हो सकता है कि अगर कहीं इस साल कहीं अर्थक्वेक आया होगा, उस जगह का नाम उन्होंने पूछ लिया, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि करंट में कवर हो जाता है। तो पहला सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऐसा है। और दूसरा इकोनॉमी भी ऐसा ही है। अब इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर जिसको समझ आ गया तो उसको समझ आ गया, उसको बार बार रिवाइज करने की शायद जरूरत ना पड़े। तो इकोनॉमी भी इस तरह से है, पॉलिटी भी इसी तरह से है। पॉलिटी भी बड़ी कंसेप्चुअल है, तो उसको भी समझने वाला है। और कुछ पार्ट इन्वायरमेंट का इस तरह का है। तो ऐसे जो सब्जेक्ट है जिनमें आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मैंने पढ़े हुए हैं, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, तो इनमें ज़्यादा आप एक रीडिंग लगा सकते हो, और उसके उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब आ जाओ, एक ऐसा पोर्शन है जो आपके लास्ट मोमेंट तक आपकी एफर्ट्स मांगता है, और उनमें आपको कम से कम दो दो रिवीजन ज़रूर देनी है। तो उसमें जो सबसे पहले तो आएगा हिमाचल जीके, और उसके बाद आएगा करंट अफेयर्स, और फिर आएगी मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ डेट्स वगैरह, और फिर आती है कि इन्वायरमेंट हो गया, चाहे इकोनॉमी वाला पोर्शन है, उसका जो करंट में जो चल रहा होता है वो सब कुछ।
तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अपना एक जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसमें हम अलग से अप्रोच लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये इतने ज़्यादा रिवीजन नहीं मांगते, ये मांगते हैं कंसेप्ट क्लियरिटी। अब जो करंट अफेयर है और जो एच पी जी के है, ये मांगते हैं बहुत ज़्यादा रिवीजन। तो आपकी स्ट्रेटजी इस तरह से होनी चाहिए कि अब जो दिन है आपने इनमें खूब रिवीजन लगानी है, और मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट भी है इसमें भी। तो अब इससे क्या होगा कि जो आपका जो पिछला पेपर देखोगे आप, तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, कम से कम 20 या 22 क्वेश्चन हिमाचल जी के आने हैं, 15 क्वेश्चन कम से कम एच पी जी के आने हैं, और फिर कुछ और फैक्ट्स आने हैं करंट अफेयर में से, जैसे ये अमेंडमेंट कब आया, कोई इन्वायरमेंट में से आ गया। और हाँ, साइंस, जो जनरल साइंस होती है, जिसका तो बैकग्राउंड है साइंस का, चलो वो तो फिर भी थोड़ी लीनियंसी के साथ पढ़ सकते हैं, बट जिनका बैकग्राउंड नहीं है साइंस का, उनको एंड में साइंस भी ज़रूर पढ़नी है। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो बायो होती है, चाहे वो आप लुसेंट में से पढ़ो चाहे एनसीईआरटी में से पढ़ो। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे, कम से कम 10-12 क्वेश्चन साइंस के आगे, 15 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, और 20-22 क्वेश्चन आते हैं एच पी जी के। तो इन तीनों को मिलाकर आप देखो कम से कम 40 क्वेश्चन ये कवर करता है एरिया। तो आपने इसमें खूब ज़्यादा जोर मारना है, और हाँ, कंसेप्ट वाले जो पार्ट है उसको क्लियरिटी के साथ आपने समझना है उसको। और अभी भी अगर आप पढ़ रहे हो उसको इसी सेंस से पढ़ो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग बन जाए, क्योंकि अब जो सिलेबस, जो हमारा पेपर है, वो थोड़ा यूपीएससी की लाइन पे जा रहा है, जो कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों ही मांग रहा है। तो दोनों में आपने इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, और टाइम भी आपने ऐसे ही बांटना है। वो भी आपकी अपने अपने हिसाब से आप टाइम बांट सकते हो, कब आप कंसेप्चुअल वाला पढ़ रहे हो और कौन से वाला आप जो बिल्कुल ही रट्टे वाला है उसको पढ़ रहे हो। तो जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊँ, तो मैं इसी तरह से करता था। जब मेरे पास 1-1.5 महीना बचता था, तो मैं अपना ज़्यादा फोकस उस पर करता था जहाँ से ज़्यादा मार्क फेच हो सकता है, और जो बार बार ही मुझे पढ़ना पड़ता है। कि जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं बड़े टाइम से हिमाचल जीके पे खूब काम करता था, पढ़ाता भी था, मेरी बुक भी थी, और करंट अफेयर में पढ़ाता था। बट मेरे को लगता था कि यही चीज़ ऐसी है जहाँ में से कम 30 का क्वेश्चन निकालना है। तो मैं एंड के 3-4-5 दिन में सिर्फ यही पढ़ता था, और इसमें इतना होता था कि इसमें मैक्सिमम यहाँ पे स्कोर आ जाए। अब वो चीज़ मुझे विश्वास था कि जो मैंने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं वो अगर मेरे पेपर में दिख जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो मेरी समझ में पड़ जाएगा और मैं आंसर को एडजस्ट कर लूँगा। एक चीज़ ये है। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको क्या करना है कि कुछ जो पिछले पेपर के जो एनालिसिस है, जो पिछले पेपर की आपकी रिसर्च है, उसके बेस पर आपको काम करना है। तो पिछले पेपर में आप देखोगे कि एक क्वेश्चन इंडेक्स में पूछा जाता है। अब इंडेक्स देखो कि रैंकिंग कितनी है, इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, और इस पर्टिकुलर इंडेक्स को कोई निकालता कौन है। जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसको कौन निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसको कौन निकालता है, जेंडर इंडेक्स है, और जितने भी सारे इंडेक्स है उसमें से क्वेश्चन निकलता है। गवर्नमेंट की स्कीम में से क्वेश्चन निकलता है, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में से निकलता है, और जो हमारी जो गवर्नमेंट है, बाहर के देशों के साथ जो युद्ध अभ्यास करती है, एक्सरसाइजेस करती है, उनके ऊपर क्वेश्चन निकलता है। और यूएनओ के बहुत सारे टारगेट्स होते हैं जो हमने अचीव करने हैं, और कुछ जैसे इस साल के लिए कौन सी ईयर को हमने टारगेट किया हुआ है कि इसमें हमने ये चीज़ अचीव करनी है। बहुत सारे मिशंस होते हैं, हमारी गवर्नमेंट के मिशंस है, यूएनओ के मिशन है, डब्ल्यू एच ओ का है, WTO का है। ये इसकी भी आप ये सारे क्वेश्चन देखने हैं आपने। फिर प्लेसेस में से क्वेश्चन जरूर आता है कि जैसे कहीं पे, जैसे टर्की में अर्थक्वेक आया होगा, तो उसके इर्द गिर्द देखोगे आप कौन सा सी लगता है, और यूक्रेन में वॉर चल रही है उसके इर्द गिर्द कौन सा सी लगता है। ये सारी आपने, ये एक स्मार्ट तरीका है एंड के दिनों में तैयारी करने का, कि इनको आप सीधा सीधा गूगल जाके इनको देखो, कि इनकी लिस्ट देखो। जैसे इंडिया में अब बहुत सारी रिपोर्ट्स निकलती है, सारी की सारी रिपोर्ट मैक्सिमम आजकल नीति आयोग निकालता है, उसमें देखो कि किसकी क्या रैंकिंग होती जा रही है। तो और कुछ पर्सन भी न्यूज़ में रहते हैं, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जैसे कि अभी टर्की का जो प्रेसिडेंट बना है दोबारा से, एर्डोगन बना है, तो उसने रिकॉर्ड बने, उसके 2 बारी वो पीएम था, 2 बारी वो अभी फिर से प्रेसिडेंट बन गया, तो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गया, तो उसमें से क्वेश्चन बनेगा। और हो सकता है कि किसी देश में कोई वुमेन बनी होगी जो आज तक नहीं बनी, तो ऐसी ऐसी कुछ पर्सनैलिटी होती है। और कोई कोई इवेनो का मेंबर बना, तो ये चीज़ें क्या है कि आपको एंड में इनकी एक लिस्ट बना देनी है। और इस लिस्ट में देखना, जैसे मैंने बताया, एक लिस्ट नंबर 1 लिखा मैंने इंडेक्स, नंबर 2 लिखा पर्सनैलिटी, नंबर 3 में लिखा प्लेसेस, नंबर 4 में लिखा स्कीम्स, और नंबर 5 में लिखा डेज, और उन डे का थीम क्या है। वैसे वैसे नंबर बना 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 के मैंने सारे थीम बना दिए। कम से कम 50 थीम ऐसे जिनमें से क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। तो उन थीम के लिए क्या करूँगा मैं, कुछ ऐसे मैगजीन मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा नेट में जाऊँगा, और नेट में जो जो मुझे मिलता रहेगा, कि मैंने उस पर डाला, गूगल पे डाला
कि इस साल की 2022 में कोई प्राइम मिनिस्टर एंड पीएम किसी भी कंट्री की इस बारी कोई वुमेन अपॉइंट हुई होगी, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे हिमाचल में हमें पता है कि साल इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन के ऊपर एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब इलेक्शन पे भी कैसे क्वेश्चन आएंगे कि इस साल कितना परसेंट वोट मिला है कांग्रेस पार्टी को, कितना बीजेपी को, कितना आम आदमी पार्टी को, कितना नोटा को, और सबसे हाईएस्ट मतों से कौन जीता है, सबसे लोएस्ट से कौन जीता है, और हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक ही वुमेन गई है, उस वुमेन का नाम को क्या है और किस कॉन्स्टिट्यूंसी से है। तो ऐसे कुछ एक्सपेक्टेड एरियाज भी होते हैं, उनको आपने सही तरीके से उनका अपनी नोटबुक में नोट करना और उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है। और वो ऐसा टाइम फिट कर लो आप, जैसे आप पढ़ के थक गए, चलो ठीक है यार अब आज एक थीम पे ज़रा थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ। तो ऐसे से क्या होगा कि आपके बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे जो सीधे सीधे आपको हेल्प करेंगे। तो मैं फिर से अपना ही एग्जाम्पल दूंगा कि जब मैं तैयारी करता था तो प्री में इतनी दिक्कत नहीं आती थी, तो मैं मतलब एंड के दिनों में मैं इस तरह से एक एक थीम के ऊपर कुछ ना कुछ ढूंढता करता था। और वो चीज़ जो कि पिछले 2-4 साल में लगातार जिसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। अब जैसे एक था हमेशा ही कि इवेंटों ने ये साल किस चीज़ के लिए रखा हुआ है, किस चीज़ को किस चीज़ के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो वो क्वेश्चन हर बार आता था, जाकर नेट पे देखो हाँ जी ठीक है इस साल के लिए, तो वहाँ पे क्वेश्चन निकल जाता था। तो ये हो गया। तो मैंने आपसे 3 बातें की है। तो सबसे पहले अपना जो सिलेबस है, एक जो कंसेप्चुअल है, जो थ्योरी पे ज़्यादा चलता है, उसको अलग से कर दो। उसके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं देना क्योंकि उसके कंसेप्ट हमारे बने होते हैं। और जो दूसरा है, जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरी एचपीजीके में बहुत ज़्यादा पकड़ थी, और फिर भी मैं एचपीजीके ही पढ़ता था क्योंकि मुझे पता था कि हिमाचल जी का और इकोनॉमिक सर्वे ही मुझे पास कराएगा। और तीसरा क्या करता था कि जो ये थीम है करंट अफेयर्स के, ये मैं अलग से लिखता था। तो इनके बेस पर मैं रिसर्च करता था आराम से बैठ के, कोई ऐसे जल्दबाजी नहीं, कोई इधर उधर दौड़ नहीं कि इधर से ये मैगजीन पर इधर से वो पढ़ लिया। आराम से अपने 5-7 क्वेश्चन इसमें से निकलते थे। हाँ, और जो साइंस वाला पार्ट है उसमें से 10-12 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और साइंस ऐसा होता है जो 8 साल होते हैं वो ऐसे थोड़े पढ़ने से घबराते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो उनको पढ़ लेना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ो या लुसेंट वाली किताब पढ़ो। और जो साइंस बैकग्राउंड से, वो कई बार सोचते हैं कि नहीं हमें तो साइंस आती है, बट होता है कि वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो भूले होते हैं, तो वो याद नहीं आते उस टाइम, तो उनको आपने उस तरह से लिखना है। और तो लास्ट में मैं फिर से वही बात बताऊँ जो मैंने पहले बताई आपको, क्योंकि देखो मैं सिर्फ इस फिलॉसफी पर विश्वास करता हूँ कि 2 तरह की चीज़ होती है। एक होती है जिसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में आ सकती है, और एक वो चीज़ होती है जो आपके कंट्रोल में आनी ही नहीं है। अब आपको, जैसे मैंने बताया, आपकी जैसी स्ट्रैटेजी बन सकती है इस तरह से। हाँ, और एक चीज़ और है, जैसे टेस्ट सीरीज़ है। अब टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूरी नहीं कि अब प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज़ के तौर पर ही करना है, उसको सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जल्दी जल्दी निपटा दो उसको। तो ये भी आपके कंट्रोल में हो सकती है। और करंट अफेयर कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, 1 साल का करंट कवर करना है, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, अब जो ये टाइम है, सिर्फ आपके पास 1.5 महीना बचा हुआ है, ये आपके बस में नहीं है। तो जितना आप इसके साथ लड़ोगे उतना भागेगा ये आपसे दूर, ये आपके कंट्रोल में आ नहीं सकता। और कमीशन ने ये डेट क्यों डिसाइड की, क्या डिसाइड की, ये भी आपके कंट्रोल की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो उनको डिसाइड करना है। तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ, आज के लिए मेरी तरफ से आपको ये बात मैं कहना चाहूँगा कि डट कर तैयारी करिए और उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए जिसके ऊपर आपके ऊपर बस चलता है। और मैं बार बार यही बताता हूँ, टाइम और एनर्जी की बहुत कदर करनी चाहिए, और अपने टाइम एंड एनर्जी उसी चीज़ पे लगाओ जिसके लिए आपको लगानी है और जो आपको बाद में रिजल्ट देगा। तो इसी की तरह से आप सभी लोगों को मेरी शुभकामना है। और कुछ भी चीज़ बड़ी नहीं होती, जो बड़े बड़े काम होते हैं वो कम ही समय में होता है, लंबे टाइम में कुछ नहीं होता, सिर्फ लंबे टाइम में हम सोचते रहते हैं। और जो आपको एनर्जी आज मिलेगी, जो एक डिटर्मिनेशन आज मिलेगी, करना है, तो हो सकता है कि जब आपको 5-6 महीने मिलेंगे तो वो हमें और लीनियंसी आ जाती है। तो इसलिए ये दिमाग का एक भ्रम है कि नहीं हो पाएगा। अगर आप बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से और अपनी फुल एनर्जी के साथ अगर काम करोगे और नेगेटिव चीज़ों को नहीं पकड़ने की कोशिश करोगे और उन्हीं के ऊपर काम करोगे जिसके ऊपर आपको करना चाहिए, तो ये इतना दिन आपके लिए सफिशिएंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, और आपका पेपर निकलेगा। तो आप करिए तैयारी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर किसी भी तरह की हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।